नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपको मंडी परिषद की जो परीक्षा 30 मई को आयोजित होने वाली, उसी के लिए आज हम उसमें हिंदी लेकर बताएंगे आपको। ठीक है, हिंदी में देखिए दोस्तों, बहुत टफ नहीं आती, कुछ चीज़ें हैं जो हिंदी में आपको मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगी और आप अगर हो सके तो सिर्फ उनको उस टॉपिक को कवर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर्यायवाची का क्वेश्चन दूंगी या जो क्वेश्चन दूंगी उसी क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हम लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। अभी उसके बाद आगे भी जो एग्ज़ाम आपके होंगे उसकी तैयारी करवाएंगे पूरी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम ज़रूर करवाएंगे यहाँ पे आपको। प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस करने से मिलेगी, और प्रैक्टिस करने से एक और चीज़ है, क्वेश्चन अगर मान लीजिए वही आ गया तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा ही। चलिए शुरू करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विषमता का विपरीतार्थी है, यानी कि विषमता का ऑपोजिट क्या है। ऑप्शन है आपके प्रतिकूलता, सामान्यता, समता या असमानता। देखिए, विषम सम आप जानते होंगे संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, इवन और ऑड, वहाँ से भी आपको याद हो सकता है विषमता का हमेशा विपरीतार्थी क्या होगा, समता। विषमता का समता। ठीक है, अगला देखिए, संयुक्त वाक्य कौन सा है। 3-4 वाक्य दिए हुए हैं आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहला है, लड़का पढ़ रहा है, क्या वह जाएगा, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, आज रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य जब भी पूछा जाए मतलब वहाँ पे और लगा होगा, तथा लगा होगा, इत्यादि एवं लगा होगा, ये सब जब लगा होगा आपका तो इसका मतलब क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जहाँ पे तथा आ गया समझ लीजिए संयुक्त वाक्य है। इसमें देखिए चारों में से कहाँ पे लगा है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में लगा हुआ है, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। तो ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है। जब आप दो वाक्यों को जोड़ते ही एक साथ तो आपका संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने यहाँ संयुक्त वाक्य बताया, तो वाक्य के जितने भेद हैं आप उन सब भेदों को पढ़ के देख लीजिएगा कि सब में क्या अलग अलग है। यहाँ मैंने संयुक्त वाक्य बताया है। अगली प्रैक्टिस है जिससे मैं जब कराऊँ आपको हिंदी की, तो आपको पता हो, फेमिलियर हो आप इन सब चीज़ों से कि अच्छा वाक्य के कितने भेद हैं, कौन सा किस भेद में आता है। ठीक है दोस्तों, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर शब्द के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। वैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें भी बताई हुई हैं, लेकिन अगर पूछा जाए सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार हैं, तो सामान्यतः शब्द के 2 ही प्रकार होते हैं। एक आपका सार्थक शब्द होता है, दूसरा आपका निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, जिनकी कोई मीनिंग निकल के आए। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। जिनकी मीनिंग नहीं होती है या अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। और जिन शब्दों के मीनिंग निकलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड यानी कि अर्थ बनाते हैं, वो आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। अगला देखिए, गो का अर्थ नहीं है, गाय, नदी, इंद्रिय या गज। गो का अर्थ कौन सा नहीं है। देखिए अर्थ वाला एक क्वेश्चन आया, इसका मतलब आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है। अर्थ कौन सा नहीं है, अर्थ आपका दोस्तों गज नहीं है, बाकी सारे आपके गो के अर्थ हैं। गाय, नदी, इंद्रिय, सब गो के अर्थ हैं। सिर्फ गज जिसका मतलब हाथी होता है वो आपका गज जो आपका है वो क्या है, गो का अर्थ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, उसका लड़का लंबा है में विशेषण बताइए। ठीक है, उसका लड़का लंबा है, ये क्वेश्चन विशेषण वाला पूछने वाला बहुत आता है दोस्तों। तो आपको विशेषण का मतलब बता देती हूँ। विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताता है, वह बहुत सुंदर है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सुंदर कौन है, वह बहुत सुंदर है। तो सुंदरता आप बता रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, या वह बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, विशेषता बता रहे हो कि बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो ये सब आपकी क्या है, विशेषता बता रहा है। विशेषता जो बताता है वही आपका विशेषण होता है। तो यहाँ देखिए क्या विशेषता बता रहा है, उसका लड़का लंबा है। उसका लड़का दोस्तों क्या विशेषता बता रहा है कि लंबा है। तो लंबा दोस्तों क्या होगा, विशेषण। लंबा समझ लीजिए उसका विशेषण होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जाती कभी कभी, विशेष्य। जिसकी आप विशेषता बताते हो वही विशेष्य होता है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बता रहे हो, लड़के की, तो लड़का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक, लड़का आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। विशेषण और विशेष में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। एक बार अपनी बुक से भी ज़रूर आप रीड आउट कर लीजिएगा टॉपिक जो मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ। अगर आप पूरा कवर कर लेंगे ना तो आपको ये अच्छे समझ में आता है। क्वेश्चन ज़रूरी तो है नहीं यही है, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, आपको विशेषण विशेष पहचानना आना चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब 2-3 टॉपिक आप समझ के क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द पढ़ने हैं आपको, दूसरा आपको शब्द में वाक्य कितने भेद हैं, संयुक्त वाक्य है, कौन कौन से वाक्य हैं वो पढ़ने हैं, तीसरा आपको पर्यायवाची पढ़ना है, और चौथा आपको क्या कवर करना है, विशेषण और विशेष्य। जो विशेषता बताता है, किसी की गुण बताता है, वो आपका विशेषण है, और जिसकी बताते हो वो आपका क्या है, विशेष है। जैसे एग्जाम्पल और बता देती हूँ, गुलाब लाल रंग का होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या विशेषता बता रहे हो आप, लाल, लाल रंग बता रहे हो उसकी विशेषता, तो उसका मतलब लाल जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। और किसका है, विशेष कौन है, गुलाब, गुलाब आपका विशेष हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द, ठीक है। ये भी वाक्यांश भी आपके आते हैं, ठीक है, किसी के वाक्यांश पूछे जाएंगे। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला, तो वाक्यांश भी आपको पढ़ना है। इसका मतलब जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु। और जिज्ञासा जो होता है उसका मतलब खुद ही होता है इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा रखना मतलब जिज्ञासा करना, ठीक है, चाह करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ या फिर ऊष्म या कोई नहीं। दोस्तों इसका मतलब आपको व्यंजन के भी सारे पार्ट्स पता होना चाहिए, कौन सा स्पर्श है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा अंतःस्थ है, ठीक है। तो इसमें से इसका उत्तर होगा अंतःस्थ। या, रा, ला, वा, चार ये आपके अंतःस्थ होते हैं, ठीक है। अंतःस्थ जो आपके व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा होते हैं। अगला देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है, कवित्री, कवियत्री, कवयित्री या फिर कवियित्री, ठीक है, चार हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन सी है, एकदम अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार, मुझे नहीं पता कितने पेपरों में मैंने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ, कवि का स्त्रीलिंग शब्द, और हमेशा आधे से ज़्यादा बच्चे वहाँ होते हैं जिनको नहीं आता होता है, तो आप उनमें से एटलीस्ट ना हो कि आपको ये ना आए। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा दोस्तों, कवयित्री, कवयित्री, या छोटी की मात्रा, त्रा त्रा में बड़ी की मात्रा, कवयित्री। अगला देखिए, कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, ए है वह दंड देने योग्य है, बी है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सी मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, या डी उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि शुद्ध नहीं है, बिल्कुल सही दोस्तों, पहला होगा। पहला क्या होगा, शुद्ध नहीं है, क्यों, इसमें लिखा वह दंड देने योग्य है, जबकि क्या होता है, लिखा क्या आता है, वह दंड देने के पात्र है, ठीक है, योग्य नहीं, योग्यता नहीं बताई जाती दंड के लिए, तो ये क्या है आपके, वह दंड देने के पात्र हैं, वही आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है। अभी मैंने आपको अंतःस्थ वाला एक चीज़ बताया था ना, कौन से अंतःस्थ हैं दोस्तों, या, रा, ला, वा आपका अंतःस्थ है। तो उसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है, या, हा, रा, वा, मतलब कौन सा नहीं होगा, या, रा, ला, वा तो अंतःस्थ है, तो बचा कौन सा, हा। हा दोस्तों आपका ऊष्म व्यंजन होता है, हा आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, शा, सा और आपका ये वाला सा, ठीक है, और हा, 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, शा, सा, जो आप षटकोण वाला सा वो, और हा, 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ कौन से हो गए, या, रा, ला, वा, और ऊष्म कौन से हो गए, शा, सा, षटकोण वाला सा और हा, ठीक। अगला देखिए, भभूत का तत्सम शब्द है, विभूति, भभूति, बभूति या भवभूति। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, विभूति। भभूत का तत्सम शब्द कौन सा है, विभूति। दोस्तों इसका मतलब आपको क्या क्या और पढ़ना हो गया, तत्सम तद्भव भी पता होना चाहिए, ठीक है। तत्सम तद्भव भी हर एग्जाम में, अगर हिंदी आ रही तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, तत्सम तद्भव जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, चौराहा में समास है, कौन समास है चौराहा में, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। दोस्तों इसका उत्तर होगा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास वही होता है जहाँ पे आपके नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहाँ भी आपका नंबर आएगा, चौराहा आया इसका मतलब वो क्या आ गया, चौ आ गया ना, चौपाई, ये सब आपके क्या है, जहाँ चौ बता रहा है, जहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके नंबर हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। अगला देखिए, सदैव में संधि है, वृद्धि, यण, व्यंजन या गुण। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर वृद्धि संधि है। सदैव में कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि का तो पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, 3, उसमें आपकी व्यंजन संधि, स्वर संधि और आपकी सबसे लास्ट वाली संधि, जो तीनों हैं उन तीनों की वीडियो बनी हुई पड़ी हुई है इस चैनल पे, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से पूरी संधि देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो है, लेकिन अगर एक बार देख लेंगे संधि का कोई क्वेश्चन एटलीस्ट गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अनुरूप का विलोम है, विरूप,
प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। देखिए इसका उत्तर बिल्कुल सही है, विलोम, प्रतिरूप। विलोम जरूर देख लीजिएगा, विपरीतार्थी शब्द जरूर देख के जाइएगा ढेर सारे। अगला देखिए, भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, देवरिया, मिर्जापुर, प्रयागराज या बलिया। इसमें कौन सा नहीं होगा भोजपुरी क्षेत्र? प्रयागराज, ये अवधि क्षेत्र है। बाकी तीनों आपके क्या हैं? भोजपुरी क्षेत्र। देवरिया, मिर्जापुर और बलिया आपका भोजपुरी क्षेत्र है, प्रयागराज आपका अवधि क्षेत्र है। अगला देखिए, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद है, क्या है इसमें से? अमेंडमेंट, वेरिफिकेशन, स्पेसिमेन या एंडोर्समेंट। अमेंडमेंट का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, संविधान संशोधन नियम। तो ये क्या है? अमेंडमेंट आपका क्या है? संशोधन, ठीक है। आपका अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन, और स्पेसिमेन का मतलब होता है प्रतिरूप, ठीक है। वेरीफाई बोलते हैं ना, वेरिफिकेशन कराना है आपको, बस सत्यापित करवाना है आपको, कोई सत्यापन करवाना है। स्पेसिमेन मतलब किसी चीज़ का प्रतिरूप। एंडोर्समेंट की हिंदी क्या है? पृष्ठांकन, ठीक है। अगला देखिए, पथ, पथ्य का अर्थ क्या है? सीधे मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। पथ मतलब आपको पता है रास्ता, और पथ्य मतलब रोगी का भोजन। पथ्य मतलब रोगी का भोजन। अगला देखिए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, थकावट, बुराई, आलस्य या बुढ़ापा। तो दोस्तों क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा यहाँ पे क्या है? थकावट। थकान से आपने क्या बनाया? थकावट। अगला देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी। रामचरितमानस की दोस्तों भाषा जो है आपकी अवधी है, और ये तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी और तुलसीदास जी ने लिखी थी। अगला देखिए, ध्वनियों से क्या बनता है? मात्राएं, शब्द, वाक्य या वर्णमाला। ध्वनियों से दोस्तों शब्द बनते हैं, ठीक है, ध्वनियों से शब्द बनते हैं। अगला देखिए, अर्ध तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव होते हैं, पता है आपको। तत्सम संस्कृत शब्द होता है, तद्भव आपके हिंदी वाले शब्द होते हैं, ठीक है। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? कृष्ण, किशन, कान्हा, कन्हैया। दोस्तों अर्ध तत्सम इसमें से किशन है। किशन आपका अर्ध तत्सम है, कृष्ण आपका तत्सम है, और कन्हैया और कान्हा आपका तत्भव है, ठीक है। किशन आपका अर्ध तत्सम है, तत्सम आपका कृष्ण है, कान्हा और कन्हैया आपका तत्भव है। अगला देखिए, व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम? इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आपके ऑप्शन है, आपका ईसाई नाम क्या है, ईसाइयों का क्या नाम है, आपका जन्म नाम क्या है, या आपका जन्म कहाँ हुआ। व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम। दोस्तों क्रिश्चियन का मतलब ईसाई नहीं होता, क्रिश्चियन का मतलब ईसाई होता है, ठीक है। TIAN होता है, यहाँ पे TEN लिखा है क्रिश्चियन, इसका मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम, जन्म लेना बताया मैंने। ईसाई वाले दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। आपका ईसाई नाम क्या है? नहीं होगा। ईसाइयों का क्या नाम? ये भी गलत हो जाएगा। आपका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी नहीं, क्योंकि वेयर का मतलब कहाँ होता है। वेयर इज़ योर, तब आप बोलोगे कि कहाँ, तो ये भी गलत। सही ना कौन सा हो जाएगा? आपका जन्म नाम क्या है? व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम, जन्म लेने वाला नाम क्या है। अगला देखिए, ऐसा शब्द बताना है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन है नाक, कान, बाल, दांत। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बाल। बाल हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी नाक, कान, दांत आपके सिंगल वचन यानी एक वचन में भी यूज़ होते हैं। आगे देखिए, पत्र जिसकी भाषा मित्रतापूर्ण होती है। आपके ऑप्शन है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र या सूचना पत्र। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अर्धशासकीय पत्र, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। ये क्या होता है? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, अपने सेम लेवल के अधिकारी को कोई पत्र लिखता है, ठीक है, या कोई किसी बात को कहने के लिए सेम पोजीशन के दो लोग आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? अर्धशासकीय पत्र, उसमें डियर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये आपका डेमी ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? इनकी भाषा मित्रतापूर्ण होती है, अर्धशासकीय होते हैं। जैसे एक IAS ऑफिसर दूसरे IAS ऑफिसर को कोई चीज़ लिख रहा है, ठीक। अगला देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी, अरबी, संस्कृत या बंगाली। तो हिंदी शब्द आपके फारसी भाषा का है, ठीक। संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? 3, 4, 5 या 6। संज्ञा के दोस्तों 5 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और लास्ट में आपका द्रव्यवाचक।
सब आपको नाम से पता चल रहा होगा। व्यक्तिवाचक मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताएगा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, गंगा, ये सब जो आपकी हो गई व्यक्तिवाचक हो गई। जातिवाचक आपकी कौन सी हो गई, पूरी जाति बताएगी आपकी, ठीक है, जैसे कि मनुष्य हो गए, गाय हो गई, पेड़ हो गए, पूरी जाति बता रहे हैं आपकी। भाववाचक संज्ञा जो भाव बताता है, जैसे बुराई आपकी और दुख, ये सब आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाव बता रहे हैं किसी के। समूहवाचक पूरे एक साथ समूह को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कमिटी हो गई, ये सब आपकी क्या हो गई, गुट हो गया, ये सब क्या आ गया आपके समूहवाचक संज्ञा में आ गए। द्रव्यवाचक जो द्रव्य के बारे में बताएं, जैसे भार की सोना क्या है और आपका लोहा क्या है, ये सब आपके क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, छत से ईंट गिरी, तो 5 है संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला देखिए, छत से ईंट गिरी में कारक बताना है। दोस्तों कारक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको 1 मिनट की वीडियो बता देंगे, आपको बता देंगे स्लाइड से। कारक का याद करने का बहुत ईजी तरीका है, कर्ता में कारक को कर्म से आपको याद दिला देंगे, तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कारक के क्या करने हैं। कारक बता देंगे आपको हम। छत से ईंट गिरी में कारक का भेद देखिए दोस्तों कौन सा है, अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। इसका बिल्कुल सही उत्तर है अपादान। छत से ईंट गिरी, से पता चल जाएगा कि छत से ईंट गिर के अलग हो रही है, तो ये अपादान में आता है, से अलग हो जाना। जैसे हमने बोला कि पेड़ से बालक गिरा, तो इसका मतलब पेड़ से गिर के वो अलग हो गया, पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पे से जब यूज़ होता है तो वो अपादान होता है, अलग हो जाना, ठीक। सबसे लास्ट उसके बाद है इंसिडेंटल का हिंदी रूप क्या है, दुर्घटना, आकस्मिक, खर्च या समापन। इंसिडेंटल का दोस्तों हिंदी रूप होता है आकस्मिक, एक्सीडेंटल होता है दुर्घटना, ठीक है, दुर्घटना एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट आकस्मिक। अगला देखिए, माता पिता युग्म है। माता पिता दोस्तों ढेर सारे आपका युग्म होते हैं, निरर्थक, सार्थक, ये आपका माता पिता जो है वो सार्थक शब्द का युग्म है, ठीक। अगला है लास्ट में आपका, मैं खाना खा चुका था। वाक्य में भूतकालिक भेद क्या है, मैं खाना खा चुका था, इसमें देखिए सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है। देखिए मैं खाना खा चुका था, खाना खा चुका था बहुत पहले, इसका मतलब खाना आपका खा के ख़त्म हो चुका है, तो ये क्या होगा दोस्तों, पूर्ण भूत होगा। बात में आपके क्या हो रही, पूर्णता हो रही, खाना खा चुका था, काम खत्म हो चुका है आपका, इसका मतलब पूर्ण भूत है, ठीक है। तो दोस्तों आपके ये प्रैक्टिस सेट हिंदी के थे, हम आपके लिए और प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट करने से फ़ायदा आपको ये होता है, एक क्वेश्चन के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। फिर से बोल रही हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू।